हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 21 से लेकर सेक्शन नंबर 29 तक। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने सेक्शन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में आगे देख सकते हैं। और ये हमारा आज सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद कल वाला लेक्चर इस एक्ट का लास्ट सेशन होगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेक्शन नंबर 21 से। अब इस एक्ट में वन बाय वन एक्ट वो सेक्शन आते रहेंगे, और बहुत छोटे छोटे सेक्शन हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन नहीं है। तो मैं भी जो भी रेलिवेंट पॉइंट होगा उसको बताते हुए आगे बढ़ता चलूँगा। तो हम देखते हैं सेक्शन नंबर 21 से। अब अगर हम बात करें 21 की, सेक्शन नंबर 21 किसकी बात करेगा? कस्टडी ऑर्डर की। किसकी बात करेगा? 21 कस्टडी ऑर्डर की। देख लेते क्या कहता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, the magistrate may, at any stage of hearing of the application for the protection order or any other relief under this act, grant temporary custody of a child or children to aggrieved person, or the person making an application, on her behalf, and specify, if necessary, the arrangement for visit of such child or children by the respondent। क्या बोला? पहली बात तो बोल दी गई कि जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो हियरिंग की किसी भी स्टेज में, एट एनी स्टेज, ये बात ध्यान रखनी है। एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग किसकी? जो हम प्रोटेक्शन ऑर्डर की हियरिंग कर रहे हैं उसकी हियरिंग की किसी भी स्टेज के अंदर क्या कर सकते हैं? किसी भी तरीके का रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं। अब उस रिलीफ में चाहे टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चाइल्ड हो, चाहे चिल्ड्रन हो, खूब सारे बच्चों की कस्टडी हो, किसको दी जाएगी टेम्परेरी कस्टडी? एग्रीव पर्सन को दी जाएगी, या फिर जिस आदमी ने उस एग्रीव पर्सन के बिहाफ पर एप्लीकेशन लगाई है उसको दी जाएगी। मतलब हम साफ साफ ये भी तो कह सकते हैं कि जो एग्रीव पर्सन है, महिला है, उसकी एप्लीकेशन पर या उसके बिहाफ पर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है, उसकी एप्लीकेशन पर हम उस बच्चे की टेम्परेरी कस्टडी दे सकते हैं। ठीक है। और या अगर उसको कस्टडी नहीं देते हैं तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट? जो रिस्पोंडेंट है उसको आदेश देगा, भैया अब आप एक काम करना, इस दिन इस बच्चे को जो एग्री पर्सन से आपको मिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये बात समझ में आती है। प्रोवाइडेड दैट if the magistrate is of the opinion that any visit of respondent may be harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit। ऊपर हमने पढ़ा था कि किसी रिस्पोंडेंट को अलाउ कर सकते हैं कि आप बच्चे से जाके मिल सको, लेकिन इस वाले पॉइंट में क्या कह दिया गया कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उस रिस्पोंडेंट की विजिट उस बच्चे को देखने के लिए अगर उस बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो उस बंदे की, उस रिस्पोंडेंट की विजिट को वो कैंसिल भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। कौन? मैजिस्ट्रेट। ये बात समझ में आती है। सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर क्या होंगे देख लेते हैं। सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर क्या होंगे? In addition to any other relief as may be granted under this act, the magistrate may, magistrate साहब चाहे तो क्या करेंगे? On application being made by the aggrieved person। अब कंपनसेशन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन कौन रेज करेगा? एग्रीव पर्सन रेज करेगा, और उसकी एप्लीकेशन के आधार पर मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो क्या कर सकते हैं? ऑर्डर पास कर सकते हैं। पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे compensation and damages for injuries including mental torture, emotional distress caused by act of domestic violence committed by that respondent। मतलब जब एक एग्री पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर उनको लगता है कि इस महिला के साथ या इस एग्री पर्सन के साथ
क्या हुआ है, उसको कोई इंजरी पहुंची है, उसको कोई डैमेज हुआ है, उसको कोई मेंटली डिसऑर्डर हुआ है, उसको कोई इमोशनल डिसऑर्डर हुआ है, किससे, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट से, तो वो रिस्पोंडेंट को बोलेगी भैया आप इतना पैसा एज अ कंपनसेशन इसको पे करो। ये बात समझ में आती है। सेक्शन नंबर 23। अब मैजिस्ट्रेट साहब के पास किस किस की और पावर है? एंट्रीम ऑर्डर पास करने की पावर है और एक्स पार्टे ऑर्डर पास करने की पावर है। किसके पास? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। सेक्शन कौन सा है? 23। देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट, हिम बोले तो मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज ही डीम जस्ट प्रॉपर। जो भी मैजिस्ट्रेट साहब को ऑर्डर उचित लगेगा वो इंटरिम ऑर्डर के तौर पर उसको पास कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 2, इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एन एप्लीकेशन प्राइमा फेसी डिस्क्लोज दैट द रिस्पोंडेंट इज कमिटिंग और हैज कमिटेड एन एक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant a ex parte order on the basis of affidavit in such a form as may prescribe of the aggrieved person under section 18, 19, 20, 21 and 22 अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन लगाई गई एग्री पर्सन के द्वारा, तो अब जब उस एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करके क्या हुआ, मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है या होने वाला है, तो बिना उसको सुने हुए एक्स पार्टी डिक्री, एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास किया जा सकता है। अब इसके प्रोविजन कौन से फॉलो किए जाएंगे? सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22। सिंपल बात है। आगे देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 की अगर हम बात करेंगे, कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये तो हम हर एक्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। द मजिस्ट्रेट शैल इन ऑल केसेस वेयर ही पास एनी ऑर्डर अंडर दिस एक्ट ऑर्डर दैट अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू, किसको? पार्टीज को दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पुलिस ऑफिसर को दी जाएंगी, इंचार्ज को, ऑफ द पुलिस स्टेशन इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच मजिस्ट्रेट हैज बीन अप्रोच। जिस जुरिडिक्शन का मजिस्ट्रेट है उस जुरिडिक्शन के पुलिस ऑफिसर के, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को दी जाएगी। एंड एनी सर्विस प्रोवाइडर, अगर उस मामले में कोई संबंधित सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। क्या? ऑर्डर की कॉपी। विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन of the court, and if any service provider has registered a domestic incident report, और अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर, मान लो कोई अन्य सर्विस प्रोवाइडर है उससे अलग, लेकिन उसने क्या की थी? डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल की थी, तो उसको भी उस ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गई बात? सेक्शन 25। अब इस ऑर्डर का ड्यूरेशन कितना होगा, समय अवधि कितनी होगी, कितने समय तक ये पारित रहेगा, एनफोर्स रहेगा, वो हम देखेंगे 25 के अंदर। अब हालांकि आज का सेशन मुश्किल से 15 मिनट का होने वाला है, क्योंकि अब इसके अंदर बेसिक बेसिक बातें जो हमने सीखनी थी वो हम सीख चुके हैं। अब सिर्फ एक प्रक्रिया है, वो हमें ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन 25, ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डर। A protection order made under section 18 shall be forced till aggrieved person apply for discharge. जब तक एग्रीव पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं कर देता तब तक वो ऑर्डर जो ऊपर पास कर रखे हैं वो क्या होंगे? एनफोर्समेंट में रहेंगे, लागू में रहेंगे, उनको हम खारिज नहीं कर सकते। ठीक। सब सेक्शन 2, if the magistrate on the receipt of application from the aggrieved person or respondent is satisfied that there is a change in a circumstances requiring alteration, modification, revocation of any order made under this act, he may, for the reason to be recorded in writing, pass such order as he may deem appropriate. मतलब यदि एग्री पर्सन या कोई रिस्पोंडेंट के एप्लीकेशन पर मैजिस्ट्रेट को ये ज्ञात होता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो ऑर्डर अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करनी बाकी है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी बाकी है,
या जो सर्कमस्टांसेस थे वो कुछ चेंज हो गए, तो वो अपने उस ऑर्डर को ऑल्टर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैजिस्ट्रेट को अपने रीजन रिकॉर्ड पर रखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे इन राइटिंग कि मैं इस कारण से अपने इस ऑर्डर को ऐसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? सेक्शन 26 देखते हैं। रिलीफ इन अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग। अब अन्य मामलों में भी रिलीफ, एनी रिलीफ अवेलेबल इन 1819 to 22 may also be sought in any legal proceeding before civil court, family court, criminal court affecting the aggrieved person and respondent where such proceeding is initiated before or after the commencement of this act। किसी भी एक्ट के अंतर्गत हो, रिलीफ मिल जाएगी। अगर वो कोई मामला चल रहा है तो फिर भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एनी रिलीफ इन सबसेक्शन 1 may sought for addition and to and along with any other relief that aggrieved person may seek in such suit or legal proceeding before। मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। In case any relief has been obtained by the aggrieved person in any proceeding other than a proceeding under this act, she shall bound to inform the magistrate to grant। अगर किसी अन्य एक्ट के अंतर्गत कोई केस चल रहा तो उसको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट साहब उसको क्या करेंगे, ग्रांट कर देंगे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं 27 जुडिक्शन। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बाद इसकी की क्या रहेगी, जुडिक्शन रहेगी। और कौन कौन से लोकल लिमिट्स हम कैसे तय करेंगे, जहां पर वो एग्री पर्सन टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे रह रहा हो, अपना बिजनेस कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो वो हो जाएगी जुडिक्शन। बी, जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा हो, अपना काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, वो हो जाएगी उसकी जुडिक्शन। जहाँ पर वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो वो उस जुडिक्शन की कोर्ट बन जाएगी। ये बात समझ में आती है? और एनी अदर ऑर्डर, वो पूरे इंडिया में लागू होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख लेते हैं प्रोसीजर। जो भी प्रोसीजर होंगे वो कैसे किए जाएंगे, सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 31 के अंदर। ठीक। और आगे अगर हम बात करेंगे कि जो भी इन एप्लीकेशन का डिस्पोजल होगा वो सेक्शन 12 और 23 क्लॉज 23 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत होगा। ये हमें बात समझ में आती है। अब इसका आज के सेशन का आखिरी हमारा सेक्शन होगा जो कि कहेगा हमारा अपील के बारे में। अब ये जो अपील होगी ये हमें कब करनी है, अपील हमें कब करनी है? देयर shall lie an appeal to a court of session within 30 days from the date of which the order made by the magistrate। मतलब अगर हम मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वो एग्री पर्सन हो चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर किसके पास अपील फाइल कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। कितने दिनों में? 30 दिनों के अंदर। तो हमने आज ये डिस्कस कर लिया है, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इतने सेक्शन थे, छोटा सा पार्ट था, तो हमने इतना टाइम ज़्यादा लिया नहीं। अब हम कल वाले सेशन के अंदर इस एक्ट को भी पूरा खत्म कर देंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में अभी जस्ट जो 1 घंटे पहले हुआ था उसके अंदर हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट खत्म कर दिया है। अब हम इसको भी खत्म कर देंगे। तो अगर हम सीक्वेंस से देखें तो हमने अभी तक ये वाले एक्ट खत्म कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एक्ट है हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ये हमने एक खत्म कर दिया है। दूसरा है हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। तीसरा है हमारा सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट। ये भी हमने खत्म कर दिया है। अगला है हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट।
ये भी हमारा ख़त्म हो चुका है। पांचवा है हमारा NI एक्ट चैप्टर 17। ये भी हमारे पूरा हो चुका है। छठा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी हमारा पूरा हो गया है। और अब सातवां, कल वाले सेशन में डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारा पूरा हो जाएगा। और एक आधा सेक्शन, एक आधा एक्ट अगर मैं भूल गया हूँ तो बात अलग है, लेकिन हमने इतने एक्ट अभी तक पूरे खत्म कर दिए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए एक्ट। और हम कल कल जो हमारा 1 सितंबर हो जाएगा, तो कल हम डोमेस्टिक वायलेंस को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे पॉक्सो एक्ट। तो हम इतने सेक्शन कर इतने एक्ट कर चुके हैं, और ये हम करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर छोटा था क्योंकि इसमें इतनी ही बातें थी, ज़्यादा इसमें कोई बताने वाली बात नहीं थी। कॉन्सेप्चुअल बेस है। एक आध बार आप यूट्यूब पे देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, आपको सारी बातें ऐसे ही याद होंगी। जहाँ पे टाइम लगना है वहाँ पे मैं टाइम लगाऊंगा, जहाँ पर टाइम नहीं लगना है वहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो हम कल फिर मिलते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।